नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज का जो वीडियो है यह इम्तियाज़ अहमद की बुक बिहार एक परिचय में 7वां वीडियो है। यह ऑब्जेक्टिव बुक का वर्जन है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव बुक से करवाया जा रहा है ये वीडियो। डिस्क्रिप्टिव बुक में जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे उनके वीडियो डाले जा चुके हैं और ये बुक भी डिस्क्रिप्टिव जितने ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो बीपीएससी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या फिर बीपीएससी पीटी में जितने भी एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इस बुक से पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको आगामी बीपीएससी 66 या फिर उसके बाद जो भी बीपीएससी होगी उसमें आपको इनसे एमसीक्यू पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो इसके सभी चैप्टर्स को पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसके सारे चैप्टर्स को आप ऑब्जेक्टिव से कर लीजिएगा, जिससे आपको आपके तैयारी में आपको मदद मिल जाएगा, साथ ही आपकी तैयारी और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। पूर्व के जो 6 वीडियो हैं उसमें आपको पहले चैप्टर से स्रोत, पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभ, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य का उत्थान, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर बिहार, गुप्तकालीन बिहार इत्यादि करवा दिया जा चुका है। आज हम लोग इसके आगे चैप्टर्स देखेंगे। मौर्योत्तर बिहार के बाद आपको गुप्तकालीन शासकों के बारे में पढ़ा दिया गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मगध के परवर्ती गुप्त शासक। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि क्वेश्चंस में सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ूंगी। आप पहले डिस्क्रिप्टिव वीडियो अगर देखे हुए होंगे तो क्वेश्चंस का आंसर आप पहले से एक पेंसिल से कॉपी में लिखते चले जाइएगा और अपने कम से कम तैयारी देखिए कि आपने 10 क्वेश्चंस में कितने आंसर खुद से कर पाए हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका मेजरमेंट खुद कर लेंगे कि आपने जो डिस्क्रिप्टिव बुक में पढ़ा या डिस्क्रिप्टिव बुक के वीडियो देखे हैं तो उससे आप कितने आंसर करने में सक्षम हो रहे हैं। अगर आपको 10 में से अगर आप कम से कम 5 ही कर पाते हैं आंसर, तो अपने जान लीजिए कि आपको फिर से पढ़ने की बुक की आवश्यकता होगी। अगर 5 से 8 करते हैं तो आपने एक थोड़ी अच्छी तैयारी कर ली है। अगर 8 या 8 से अबव करते हैं तो आपका तैयारी बहुत स्टैंडर्ड लेवल का यानी कि बीपीएससी लेवल का हो चुका है। इससे आप अपने ही खुद का ही एक मेजरमेंट कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल पर पहुंचा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है आपको एंशिएंट हिस्ट्री से भी मिल के आते हैं, साथ ही बिहार का जो हिस्ट्री है उससे भी मिलते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार का हिस्ट्री जो है आपका यहाँ पर जो एंशिएंट पार्ट है इस बुक का वो कंबाइन हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि दोनों एकदम बिल्कुल मिलता जुलता है, क्योंकि बिहार का जो प्राचीन इतिहास है वो बिहार के प्राचीन इतिहास से बिल्कुल भी अलग नहीं है, बिल्कुल ही मिलता जुलता है। इसलिए अगर आपने अगर भारत के भी प्राचीन इतिहास की अच्छी तैयारी की होगी और बिहार के प्राचीन इतिहास की अच्छी तैयारी कर ली है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर देने में खुद में ही सक्षम होंगे। प्रश्न में अगर कर रही हूँ तो आप देख लीजिएगा कि आप आंसर आप खुद से आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। कम से कम एक मेजरमेंट 1-2 बार कर लीजिए कि 10 में से आपने कितना क्वेश्चन आंसर किया है खुद से, ठीक है। और उसी के आधार पे आप खुद से एक बार फिर से तैयारी स्टार्ट करिएगा, रिविज़न करिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका आगे का जो है बीपीएससी में जो नेक्स्ट आगामी बीपीएससी है उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो आइए प्रश्न आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मगध के परवर्ती गुप्त शासक। पहला प्रश्न है आपका, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कृष्णगुप्त, बी दामोदर गुप्त, सी माधव गुप्त, सी डी कुमार गुप्त। आपने अगर अच्छी तरह से पढ़ाई की होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा। आप अपने जो आंसर है आपके दिमाग में है या फिर आपने लिख करके रखा है तो उसको मिलाकर देखिए आंसर क्या है। आंसर हो जा रहा है ऑप्शन ए। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णगुप्त, जिसका शासनकाल 510 से 525 ईस्वी तक रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास डिस्क्रिप्टिव बुक नहीं है तो वीडियो ऑलरेडी डाले हुए हैं, उनको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव की वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में इसमें क्या पूछा जा रहा है और इससे संबंधित तथ्यों की भी जानकारी हो जाएगी। क्योंकि सबसे पहले विस्तृत रूप से अगर पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं तब यही सही तरीका होता है पढ़ने का। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़िए, देन ऑब्जेक्टिव आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध के किस परवर्ती शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? ए कृष्णगुप्त, बी कुमारगुप्त तृतीय, सी दामोदर गुप्त, डी कोई नहीं। अपने आंसर को मिला लीजिए या फिर आपके अनुसार आंसर देख लीजिए क्या होगा। बी कुमारगुप्त तृतीय।
तो मगध के कुमार गुप्त तृतीय ने मौखरी शासक को पराजित किया था। दोस्त यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि इनसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आप इसमें अभी आगे में भी बहुत सारे प्रश्नों में बीबीएससी में जो पूछे जिस वर्ष पूछा गया है उस वर्ष का अंकन किया हुआ होगा, लेकिन अगर आप पूर्ववर्ती प्रश्न हैं तो उनको निकाल कर देखेंगे, अगर आपने पढ़ा भी है तो आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि ये जो प्रश्न है वो किस वर्ष पूछा गया है। तो बहुत सारे ये प्रश्न जो हैं ये बार बार पूछे जाते रहे हैं और बार बार पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। इसलिए हर प्रश्न को इम्पोर्टेंट दीजिएगा, हर प्रश्नों को याद करते चले जाइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मौखरी शासक ने किससे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? ए कृष्णगुप्त, बी दामोदर गुप्त, सी माधव गुप्त, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर देख लीजिए क्या है, बी दामोदर गुप्त। तो मौखरी शासक ने दामोदर गुप्त को परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? ए दामोदर गुप्त, बी आदित्य सेन, सी जीवित गुप्त और डी माधव गुप्त। आंसर देखिए क्या होगा, डी हर्षवर्धन ने माधव गुप्त को अपना मगध क्षेत्र में प्रतिनिधि बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था किसने? ए माधव गुप्त ने, बी जीवित गुप्त ने, सी आदित्य सेन ने और डी है कुमारगुप्त तृतीय ने। आंसर सही होगा सी आदित्य सेन ने। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था सी आदित्य सेन ने। और इसने बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी और प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखिए, मगध के किसी परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? ए आदित्य सेन, बी माधव गुप्त, सी जीवित गुप्त और डी दामोदर गुप्त। अश्वमेध का आयोजन किसने किया था? आंसर होगा ए आदित्य सेन ने। आदित्य सेन ने मगध के शासक के रूप में परवर्ती गुप्त शासन काल में ही अश्वमेध का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ए आदित्य सेन, बी जीवित गुप्त द्वितीय, सी माधव गुप्त, डी कुमारगुप्त तृतीय। सही आंसर होगा बी जीवित गुप्त। तो कनौज के शासक जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश का अंत हो जाता है। तो ये मगध के परवर्ती गुप्त वंश का ये अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था। मगध के किस परवर्ती शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? ए कृष्णगुप्त, बी हर्षगुप्त, सी दामोदर गुप्त, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर देख लीजिए, ए है ए इसका आंसर हो जाएगा ए कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है। दोस्तों, मैं अगर प्रश्न पढ़ती हूँ तो आप अगर ठीक से पढ़े हुए होंगे तो आपके दिमाग में ये आंसर ऑटोमेटिकली है कि वो आ जाता है, और नहीं तो ऑप्शन देख के अपना एक आंसर निर्धारण खुद कर लीजिए। उसके बाद जो अपने आंसर आता है उससे मिलाकर देखिए कि क्या आपको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे आपको अपनी क्षमता का पता चलेगा कि आपने जो भी डिस्क्रिप्टिव बुक से पढ़ा है या फिर अन्य जो एंशिएंट हिस्ट्री के से पढ़ा है तो वो आप उससे आंसर करने में सक्षम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और साथ में साथ आपको इतना ही ये भी पता चलेगा कि आपको कितनी तैयारी की और आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए सिर्फ मैं पहले प्रश्न पढ़ती हूँ, आप अपने आंसर खुद अपने से तैयार करिए और ऑप्शन देकर मिलाइए कि ये आंसर आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और उसी के आधार पर फिर से अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को मिलाइए।
हर्षगुप्त है आपको ऑप्शन में, कुमारगुप्त है, जीवित गुप्त है और आदित्य सेन है। उपाधि है परम भट्टारक महाराजाधिराज, वीर योद्धा, राजाओं में सिरमौर, क्षितिज चूड़ामणि और फोर्थ है महाराजाधिराज। सही आंसर देख लीजिए। देखिए यहाँ जो ऑप्शन तो दिया हुआ है, लेकिन उसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कौन सा है? ये वाला, ठीक है, ऑप्शन सी है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सही आंसर? हर्षगुप्त जो है वो वीर योद्धा की उपाधि प्राप्त था उसे। कुमारगुप्त को महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी। उसके बाद जीवित गुप्त को राजाओं में सिरमौर अर्थात क्षितिज चूड़ामणि की उपाधि प्राप्त थी। और आदित्य सेन को परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी। ये बहुत बार बीपीएससी में ये परम भट्टारक वाला और महाराजा धीराज का जो प्रश्न है ये आ चुका है पूर्व में भी। आप पूर्व के प्रश्न देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक के बारे में कहा गया था कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? ए दामोदर गुप्त, बी आदित्य सेन, सी कुमार गुप्त, डी जीवित गुप्त। आंसर हो जाएगा डी जीवित गुप्त। तो जीवित गुप्त ने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? आदित्य सेन, माधवगुप्त, देवगुप्त और कुमारगुप्त। आंसर हो जाएगा ए आदित्य सेन। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला यह प्रथम शासक आदित्य सेन था। मगध के किस परवर्ती सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग वेन से भारत की यात्रा की थी? माधवगुप्त के शासनकाल में, महासेनगुप्त, कृष्णगुप्त या आदित्य सेन के काल में? आंसर हो जाएगा डी आदित्य सेन के काल में चीनी राजदूत वांग वेन से भारत की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं ये आपके लिए एक तरह से सही समझिए कह सकते हैं मार्गदर्शक क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत बार पूछे जाते हैं और ये तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मराठा में जो मराठा शासक थे उनका कालक्रम पूछा जाता है, ठीक है। मुगल शासक थे उनका कालक्रम पूछा गया है। जो सिखों के गुरु हुए हैं उनका भी कालक्रम पूछा गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ों के कालक्रम पूछे जाते हैं। आप कंटिन्यूसली क्रोनोलॉजी है कोशिश करिए जब भी आप पढ़ते हैं तो कुछ कहीं कहीं बीच बीच में आप क्रोनोलॉजी बना कर रखिए। अगर जिस बुक में पढ़ रहे तो वहाँ पर पेंसिल से भी क्रोनोलॉजी बना सकते हैं या फिर नोट करते हैं तो नोट में भी शॉर्ट में जैसे आप मुगल शासक में जो भी शासक हुए हैं उनका क्रोनोलॉजी बना कर रख लीजिए, ठीक है। गुप्त शासक में क्रोनोलॉजी बना लीजिए, मौर्य शासकों का क्रोनोलॉजी बना लीजिए, कौन सा शासक कितने वर्षों तक शासन करता है। तो ये आपको बहुत बाद में बहुत काम आएगा। एक तो ये शॉर्ट नोट बन जाता है तो रिवीजन करने में इजी होता है, क्योंकि जो कह सकते हैं जब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक होता है 10 से 15 दिन बचे रहते हैं तो उसमें ये क्रोनोलॉजी आपका नोट किए हुए जो होते हैं वो आपको याद करने में आसानी होती है। बुक पलट करके एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ना कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं होती है, ना ही इतना समय होता है। तो संक्षिप्त जो नोट होते हैं या जो छोटे छोटे आप लोग के नोट्स तैयार करके रखते हैं वो आपको लास्ट टाइम में मदद करता है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, कृष्णगुप्त, जीवित गुप्त, हर्षगुप्त, आदित्य सेन, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, माधवगुप्त, कुमार गुप्त। सेकेंड है कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधवगुप्त एवं आदित्य सेन। सी ऑप्शन है कृष्णगुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, आदित्य सेन, दामोदर गुप्त, माधवगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त और कुमार गुप्त। एंड डी ऑप्शन में आपका कृष्णगुप्त, दामोदर गुप्त, हर्षगुप्त, आदित्य सेन, जीवित गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त और माधवगुप्त है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अर्थात जो गुप्त शासकों का है मगध के जो परवर्ती गुप्त शासकों का जो सही क्रम है वो पहले में आपका आ जाता है कृष्णगुप्त, देन हर्षगुप्त,
फिर जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, फिर आपका माधव गुप्त एंड लास्ट में आपका आदित्य सेन हो जाते हैं। और आदित्य सेन था वो अंतिम शासक था। अभी जस्ट आपने क्वेश्चन में पढ़ा है। यह आपका गुप्तोत्तर काल खत्म हो गया। अब देख लीजिए अगला है गुप्तोत्तर युग और बिहार। अब बिहार से संबंधित गुप्तोत्तर युग के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे जो पूछे जाते रहे हैं उनमें देख लीजिए। यहाँ ये बीपीएससी 40वीं बीपीएससी में पूछा गया एक प्रश्न है कि चीनी यात्री इत्सिंग बिहार के भ्रमण पर कब आया था? 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 673 ईस्वी में और उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये थोड़ी ओल्ड बुक है, 2016 की बुक है। अगर आप करंट वाली बुक आपके पास मार्केट में अवेलेबल है आप ले सकते हैं, और नहीं तो इससे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ इसमें कहीं कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए ये सब जो प्रश्न है ये बार बार पूछे गए हैं। ये सिर्फ 40वीं में ही नहीं पूछा गया ये प्रश्न, ये और भी अन्य एग्जामों में बीपीएससी के पीटी में पूछा जा चुका है, ठीक है। और उसी तरह बहुत सारे प्रश्नों में नहीं लिखा हुआ है कि कौन से वर्ष पूछा गया, लेकिन ये जो बहुत यहाँ इस बुक के क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं पीटी में, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं कि एक बार नहीं दो तीन बार पूछे गए हैं, इसलिए ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसका जो डिस्क्रिप्टिव वर्जन है पहले उसको वो पढ़ ली कंप्लीट कीजिए, देन आप ऑब्जेक्टिव पढ़िए, तब आपको थोड़ा ज़्यादा मदद मिलेगी। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको कंठस्थ उतनी ही देर तक रहेगा जितना देर तक आपका जो कैपेसिटी है या मेमोरी है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो आपको वो ज़्यादा याद रहेगा, या फिर कह सकते हैं आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसका आंसर सही होगा सी। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार भ्रमण पर 673 ईस्वी में आया था, और इत्सिंग ने लगभग 675 से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विद्यालय प्रसिद्ध था? पहला चंपारण, बी गया, सी पटना, डी नालंदा। आंसर हो जाएगा डी नालंदा। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? नालंदा था। चीनी यात्री फेंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी मगध, डी नालंदा। ये बीपीएससी 46वीं में आ चुका है और भी अन्य बीपीएससी में पूछा जा चुका है। यहाँ पर एक ही बीपीएससी को मेंशन किया है। सही आंसर हो जाएगा फेंगसांग ने नालंदा में 635 से लेकर 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया है। इत्सिंग ने भी नालंदा विश्वविद्यालय में 675 से लेकर 10 वर्षों तक लगातार अध्ययन किया है। फेंगसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा कब की थी? 635 ईस्वी में, 636 में, 37 में और 638 में। सही आंसर हो जाएगा ए 635 में। अभी जस्ट आपने पढ़ा कि 635 से लेकर 640 तक फेंगसांग ने 5 वर्षों तक अध्ययन किया है। बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? ए ग्रहवर्मन, बी हर्षवर्धन, सी शशांक, डी राज्यवर्धन। अब देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि कब पूछा गया, लेकिन इतना जान लीजिए ये बीपीएससी में एक बार नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा सी शशांक, जो कि बंगाल का शासक था और जो क्रूर एवं धर्मांध भी था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पालकालीन बिहार के बारे में। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है यह बीपीएससी में। सही आंसर हो जाएगा बी गोपाल, जिसका शासनकाल 750 से लेकर 770 तक रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी गोपाल, डी महिपाल। देखिए कभी बहुत बार विक्रमशिला, तक्षशिला, फिर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत बार प्रश्न आते ही रहे हैं बीपीएससी में। इन सबको इम्पोर्टेंट मानकर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसमें कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे, कौन कौन से विदेशी यात्री पढ़े थे, इसके संस्थापक कौन थे, अगर इनको क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई तो कौन से शासक ने इसको, कौन से मुगल शासक ने इसको, या फिर बाहरी शासकों ने इसमें लूटपाट किया या फिर इसको क्षति पहुंचाया है। तो ये सब प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था और उसने 770 से लेकर 810 तक शासन किया था। अर्थात ये आपका गोपाल के बाद धर्मपाल का शासन रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष के
किस वंश के शासक ने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? ए गुप्त वंश, बी मौर्य, सी पाल वंश, डी परवर्ती गुप्त वंश। सही आंसर हो जाएगा सी पाल वंश ने। और जो इसका संस्थापक था धर्मपाल था। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? ए नालंदा, बी पटना, सी गया, डी भागलपुर। सही आंसर है डी भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित था। नेक्स्ट है, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? ए हर्ष, धर्मपाल, देवपाल, बी हर्ष एवं धर्मपाल, सी हर्ष एवं देवपाल, डी धर्मपाल एवं देवपाल। सही आंसर हो जाएगा ए हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल, तीनों ने नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान दिया था। 6 क्वेश्चन है, मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी गोपाल और डी रामपाल। सही आंसर हो जाएगा बी देवपाल। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? ए महायान, बी हीनयान, सी वज्रयान और डी उपयुक्त सही। सही आंसर है ए महायान। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा के एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल और डी महिपाल। इसका सही आंसर है सी देवपाल। देवपाल के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था और 5 गांव दान के रूप में दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया था? एक धर्मपाल, बी देवपाल, सी नयपाल और डी गोपाल। इसका सही आंसर है ए धर्मपाल। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए धर्मपाल ने 200 गांवों को दान में दिया था। किस शासक ने ओदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल और डी नयपाल। सही आंसर हो जाएगा ए गोपाल। किस काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण में एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? ए गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी शुंग काल, डी पाल युग। सही आंसर है इसका डी पाल युग। पाल युग में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था। क्वेश्चन 12, बिहार में पाल युग में कांसे से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी ए जमला एवं हथग्रीव की, बी धीमन एवं विठपाल की, सी बुद्धगुप्त एवं सुग्रीव की, डी उपयुक्त सभी की। सही आंसर है बी बिहार में पाल युग में कांसे से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था और इन कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में जो निर्णायक दिन था वो धीमन और विठपाल का था। क्वेश्चन नंबर 13, पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल कहाँ के निवासी थे? ये धीमन का पुत्र विठपाल था और ये जो थे नालंदा के निवासी थे। दोस्तों ये जो प्रश्न है आपको आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो जा रहा है। आपको सभी को पता है बीपीएससी के पीटी और मेंस दोनों में आर्ट बिहार की जो कला है उससे संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांची में ढली है, इनका साक्ष्य मिलता है ए नालंदा एवं कुकरीहार गया से, बी मुंगेर से, सी लोहानीपुर पटना एवं मुंगेर से, डी उपयुक्त सभी से। आंसर है ए नालंदा एवं कुकरीहार से पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांची में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन 15 देखिए, पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल समकालीन किसके थे? धर्मपाल एवं महिपाल के थे, गोपाल के, नयपाल एवं रामपाल के एवं अथवा धर्मपाल एवं देवपाल के। सही आंसर हो जाएगा डी पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल
धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक, प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग के थे? ए मौर्य युग, बी गुप्त युग, सी पाल युग, डी सल्तनत युग। सही आंसर है सी पाल युग। चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक, प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष पाल युग के हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप से कहाँ से आया है? ए पटना, बी मुंगेर, सी गया और डी नालंदा। सही आंसर है डी नालंदा से। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप नालंदा से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन 18 देखिए, पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे? ए पाटलिपुत्र से, बी नालंदा से, सी राजगीर से, डी तिरहुत से। सही आंसर होगा पालकालीन शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे पाटलिपुत्रा से। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था? ए अंग को, बी विदेह को, सी वज्जी को, डी मगध को। सही आंसर है डी मगध को, और संभवतः अंग पुंडवर्धन भुक्ति थे। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? ए उदंतपुरी, बी नालंदा, सी पाटलिपुत्र, डी विक्रमशिला में। सही आंसर हो जाएगा बी नालंदा में। नेक्स्ट है मिथिला के कर्नाट वंश, और ये एंशिएंट हिस्ट्री, बिहार का जो एंशिएंट हिस्ट्री है ये उसका लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद के जो वीडियो आएंगे आपको मिडिएवल हिस्ट्री से आएंगे। आइए इसमें जो प्रमुख प्रश्न हैं, बहुत कम प्रश्न हैं, इनको देख लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनसे ये प्रश्न आपको पूर्व में भी बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ था? रामपाल, महिपाल, नयपाल और देवपाल। सही आंसर हो जाएगा ए रामपाल। तो मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से लेकर 98 में रामपाल के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था? ए गंगदेव, बी नान्यदेव, सी नरसिंह देव, डी राम सिंह देव। सही आंसर हो जाएगा बी नान्यदेव। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था नान्यदेव। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी? ए पटना, बी वैशाली, सी तिरहुत, डी सिमरावगढ़। सही आंसर हो जाएगा डी सिमरावगढ़। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? शिव सिंह, हरि सिंह, कीर्ति सिंह, महेश सिंह। सही आंसर है बी हरि सिंह। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था 1378 ईस्वी में, 1275 ईस्वी में, 1401 ईस्वी में और 1210 ईस्वी में। सही आंसर है इसका ए 1378 ईस्वी में। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? ए कर्नाट शासक, बी गुप्त शासक, सी पाल शासक और डी हर्यक शासक। तो पंजी प्रबंध का जो विकास हुआ था ये कर्नाट शासकों के समय में हुआ था। तिब्बती इतिहास का धर्मस्वामी तिरहुत कब आया था? 1142 ईस्वी में, 1224 ईस्वी में, 1321 ईस्वी में और 1134 ईस्वी में। सही आंसर होगा बी 1234 ईस्वी में तिब्बती इतिहास का धर्मस्वामी तिरहुत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? ए नरसिंह देव का, बी हरि सिंह देव का, सी राम सिंह देव का और डी महेश सिंह देव का। सही आंसर है नरसिंह देव। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर नरसिंह देव का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? ए लामा तारानाथ, बी धर्मस्वामी, सी मुल्ला तकिया और डी बी और सी दोनों, अर्थात धर्मस्वामी और मुल्ला तकिया दोनों। सही आंसर होगा डी। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री धर्मस्वामी और मुल्ला तकिया दोनों था। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था? नरसिंह देव, राम सिंह देव, हरि सिंह देव और महेश सिंह देव। सही आंसर हो जाएगा बी राम सिंह देव। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य पर राम सिंह देव का शासक था।
शासन था। कर्नाटक राज्य शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? नरसिंह देव, हरि सिंह देव, राम सिंह देव या कृति सिंह देव? सही आंसर है बी, हरि सिंह देव कर्नाटक शासकों में से एक महान समाज सुधारक था। पंजी प्रबंध मिथिला से क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? ए सी सिंह देव, बी महेश सिंह देव, सी हरि सिंह देव एवं राम अथवा डी राम सिंह देव? सही आंसर होगा सी, पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में हरि सिंह देव के शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ। दोस्तों यहाँ एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया आज आपका। ठीक है, नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे फिर जो आधुनिक इतिहास को पढ़ते हुए फिर भूगोल और एवं अन्य महत्वपूर्ण चैप्टर जो डिस्क्रिप्टिव में वो पहले करवाया जा चुका है, सबसे पहले उनको मैं कंप्लीट करूँगी। आप भी सबसे पहले जो डिस्क्रिप्टिव में आप जो वीडियो है उसके सारे चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, तभी जाकर ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखिएगा, जिससे आपका जो तैयारी हो थोड़ा और मजबूत हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मेरी तरफ से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपके लिए ये वीडियो फ्रूटफुल है, लाभदायक, तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।